हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास के अंदर जो हमें डिस्कस करना है वो जो हमारा चैप्टर चल रहा है मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट से संबंधित आज कुछ टॉपिक्स इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने इसको लिया हुआ है, कुछ डेरिवेशन मैंने किए हुए हैं तो डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर यह है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, डराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट। तो जो हमारी गुरुत्वीय विभव होता है एक तरीके से, तो वो क्या होता है और इसके लिए हमें सूत्र की उत्पत्ति करनी है। तो चलिए, मैंने इसमें पूरा डेरिवेशन किया है, मैं एक एक पॉइंट को आपको बता देता हूँ और इसका पीडीएफ भी वीडियो के जो इसका डिस्क्रिप्शन होता है उसमें मैं वीडियो इसका पीडीएफ का लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसका पीडीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, आइए उसको हम देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक बॉडी है, या हम कहें कि अर्थ है ये, और जो यहाँ पर ये जो कैपिटल एम है, दिस इज द मास ऑफ, या एम इसको हम लगा देते हैं, मास ऑफ द अर्थ। और ये दूसरा पिंड है जो हमें पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र के अंदर ग्रेविटेशनल जो इसका फील्ड है उसके अंदर हमें अनंत से यहाँ ए तक हमें इसको लेकर आना है। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, डेफिनेशन इसकी कैसे देते हैं कि जो किसी भी बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अनंत से लाने पर जो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जाता है वो वर्क ही एक तरीके से हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है, यानी कि वर्क अपॉन मास। कौन सा मास? ये जो हम मास या इनफाइनाइट से ला रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो यहाँ पर इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, उस फोर्स की वजह से जो वर्क होता है दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और इसकी जो यूनिट होती है वो जूल पर केजी होगी। एक तरीके से ये हमने लिखा है जूल पर मीटर, ये होगा वास्तव में जूल पर केजी, यहाँ से ये होगा। और इसकी जो यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो ये होगा, क्योंकि फोर्स जूल की तो ml2t-2 होगी, नीचे मास का रखेंगे और यहाँ पर मास की 0 हो जाएगी, एल की 2 और t-2 यहाँ से हो जाएगा। ये हुआ। तो इसके बाद अगर हम इसका डेरिवेशन पे जाना है तो देखिए कैसे करते हैं, चलिए समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है और या ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है। तो हम लिख रहे हैं कि पहले लिख रहे हैं कि वर्क फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि हम जानते हैं कि मास जो ये अर्थ है और जो बॉडी है इसके बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड काम कर रहा है, और ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो हमेशा ही एक तरीके से अट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो वो हमेशा आकर्षण का होता है। तो जब हम ए से बी तक यहाँ पर ले जाएंगे तो जो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है उसके अगेंस्ट हमें यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क क्या होगा? F इंटू, मान लेते हैं कि ए से बी तक शिफ्ट कराने में एक डिस्प्लेसमेंट हमें डी आर यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर जो वर्क होगा ए से बी तक जाने में वो डी डब्ल्यू बराबर F इंटू डी आर यहाँ पर हो जाएगा। तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है यहाँ पर? ये जी एम ई, इसको मान लेते हैं, ये जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो एम ई है, एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, और डी आर ये वाला हो गया। और अगर हम कहें कि जो वर्क डन है फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी, अगर हम ए से इन्फिनिटी तक यहाँ पर ले जाएं तब हमें इसको इंटीग्रेशन यहाँ पर करना होगा, और इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट क्या होगी? आर, क्योंकि जो यहाँ से ए से इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं तो ए तक यहाँ से डिस्टेंस कितनी थी? आर, और यहाँ से दूसरी अपर लिमिट क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। तो जो वर्क होगा टोटल हमारा ए से इन्फिनिटी तक किसी बॉडी को ले जाने के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा? W इजिकल टू इंटीग्रेशन आर टू इन्फिनिटी। बाकी इसको हमने इंटीग्रेशन यहाँ पर कर दिया, मास ऑफ अर्थ, कैपिटल एम को इसको मास ऑफ अर्थ हम दे सकते हैं। तो और ये यहाँ से जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये यहाँ से निकल के आता है। तो ये वर्क हुआ कि जब हम किसी बॉडी को ए पॉइंट से इन्फिनिटी तक ले जाते हैं, तो यही जो वर्क होता है, अगर हम इसका उल्टा कर दें कि वर्क ऑब्टेन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, अगर इन्फिनिटी से ए तक हम यहाँ पर लेके आए तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि फोर्स जो है अट्रैक्शन का है, आकर्षण का है, तो इस बार हमें वर्क करना नहीं पड़ेगा बल्कि मिलेगा, क्योंकि फोर्स वहाँ पर ये काम करेगा, तो वो निगेटिव यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस यहाँ पर हो जाएगा इन्फिनिटी से ए तक लाने में, तो ये निगेटिव यहाँ पर हो जाएगा। तो जो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है क्या, कि यहाँ पर जो ये है वर्क अपॉन मास ऑफ द बॉडी, तो वर्क ये आ गया, मास यहाँ पर इसके नीचे रखेंगे तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ से एक तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पर होता है। और इनफाइनाइट पे
जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि एट इनफाइनाइट व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। तो ये हुआ एक क्वेश्चन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। इसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, और एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट, और इसके लिए सूत्र की उत्पत्ति भी हमें करनी है। तो चलिए पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देख लेते हैं। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो अभी हमने देखा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा देख लेते हैं। तो जो अभी हमने पिछले ही डेरिवेशन में किया था कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो वर्क अपॉन एक तरीके से मास ऑफ द बॉडी यहाँ पर होता है। मास, वर्क पर यूनिट मास, कौन सा मास, जिसको हम इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर आते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो अभी हमने पीछे किया था वो ये आया था। तो h हाइट पर अगर कोई है तो आर ई प्लस एच यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक तरीके से आर यहाँ पर आ जाएगा, जो पिछला हमने किया था। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता वो एक तरीके से यही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो एनर्जी हमने पिछले उसमें देखी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या था, वो ये था। ये तो था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यहाँ पर स्मॉल m नहीं था। लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर ये नीचे ये मास इसमें नहीं आएगा। तो जो वर्क होता है वास्तव में किसी भी बॉडी को इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने में जो वर्क होता है वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो वो ये वर्क हमने आया था। तो इसको चलो ड्राइव कर लेते हैं। कैसे करेंगे, आइए। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास अर्थ है, इसका मास m ही है, इसकी जो रेडियस है वो r ही है, और इसका एक केंद्र है, और h हाइट पर एक पिंड जो बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है वो p पॉइंट पर यहाँ पर रखा है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल r मान लिया है। मान लेते हैं कि p से हमें, या हम कहें कि जो a पॉइंट यहाँ पर ये है और बी पॉइंट हमने यहाँ पर, हमें अगर इतनी सी डिस्टेंस में हम इसको शिफ्ट कराएं ए से बी तक, वो डिस्प्लेसमेंट अगर डी एक्स है तो इतने में जो वर्क यहाँ पर होगा उसको फाइंड कर लेते हैं, और फिर उसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं तो वर्क हम निकाल सकते हैं। तो जो हमने लिखा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम ए टू बी, अगर हम किसी भी पिंड को ए से बी तक यहाँ पर ले जा रहे हैं तो कितना वर्क हमें करना पड़ेगा। तो उसकी डेफिनेशन ये होती है वर्क की, फोर्स इंटू वो डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फोर्स क्या था, जो इसके बीच में और इस बॉडी के बीच में लगेगा, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर काम करेगा, और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर हमें वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, अगर इन्फिनिटी से हम पी तक लेकर आते हैं तो वर्क हमें कितना करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पर इन्फिनिटी टू आर, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा जो ये अर्थ है उसके सेंटर से ही नापी जाएगी। तो एक तरीके से यहाँ पर लोअर लिमिट इन्फिनिटी जहाँ से चला और जहाँ पर पहुँच रहा है, कहाँ पर पहुँच रहा है, ये यहाँ पर पी पर आ रहा है, तो ये लिमिट कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर हो जाएगी। अब इसको अगर हम यहाँ से इंटीग्रेट करें तो कुछ ये निकल के वो वर्क डन यहाँ पर आता है जी एम ई एम अपॉन आर। तो और ये आ जाएगा यहाँ से जी एम ई एम अपॉन में आर, जहाँ पर स्मॉल आर क्या है, यहाँ पर आर इजिकल टू यहाँ पर ये आर ई प्लस एच एक तरीके से होता है ये वाला। तो इस तरह से हम इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, और ये हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव की होती है। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी। तो चलिए अब इससे आगे क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। इससे आगे का जो क्वेश्चन है वो ये है। तो ये क्वेश्चन है कि डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट। तो जो हमारा कक्षीय वेग होता है वो क्या होता है, और इसके लिए सूत्र की उत्पत्ति हमें करनी है। तो आइए कक्षीय वेग को समझ लेते हैं। कक्षीय वेग क्या होता है कि पृथ्वी के कुछ h ऊंचाई पे मान लेते हैं कि सैटेलाइट है और वो अपनी निश्चित कक्षा में घूम रहा है। तो जो सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में जब वो जिस वेग से वो घूमता है, निश्चित कक्षा में जिस वेग से घूमता है, उसी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। उसी को हम एक तरीके से ऑर्बिटल जो कक्षीय चाल हम उसको बोलते हैं सैटेलाइट की। और इसका जो फॉर्मूला होता है कक्षीय चाल को v0 से हमने इसको दिखाया, v0 इजिकल टू अंडर रूट, या o इसको मान सकते हैं, v ऑर्बिटल वेलोसिटी v o इजिकल टू अंडर रूट जी एम ई
जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आई मीन मास ऑफ द अर्थ, आर ई प्लस एच, अगर ये एच ऊंचाई पर है तो ये आर ई क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। आइए इसका छोटा सा डेरिवेशन भी यहाँ से देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो डेरिवेशन इसका क्या होगा कि अगर हम इसके और अर्थ के बीच में जो ये सैटेलाइट है और अर्थ के बीच में फोर्स की गणना करें तो वो क्या आता है, तो F इजिकल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर होता है। ये न्यूटन्स लॉ से हम इसको देख सकते हैं। इसके बाद जो इसको घूमने के लिए, एक निश्चित कक्षा में घूमने के लिए जो इसको आवश्यक जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो ये फोर्स होता है, क्या, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर क्या होगा, आर ई प्लस एच यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो फिर इन दोनों को हम यहाँ से बराबर रखेंगे, और बराबर रखने पर तो यहाँ से हमें जो वी ओ क्या है यहाँ पर, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो वी ओ की जो वैल्यू आएगी, आइए उसको हम समझते हैं। तो जब इन दोनों को हल करेंगे तो वी ओ यहाँ से ये निकल के आता है, या आर की जगह रख देंगे हम आर ई प्लस एच यहाँ पर रख देंगे, तो ये निकल के यहाँ से आता है। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी। और अगर हम नियर अर्थ सरफेस की बात करें तो नियर अर्थ सरफेस का मतलब जो ये सैटेलाइट है वो अर्थ के बहुत नज़दीक है, तो रेडियस अर्थ के कंपैरिजन में एच को हम वहाँ से नगण्य मान सकते हैं, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो एच लगभग 0 हम कर सकते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट यहाँ से निकल के आएगा, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ए निकल के आएगा। और यहाँ से जो जी एम ई है, क्योंकि स्मॉल जी और कैपिटल जी में ये संबंध यहाँ पर होता है, तो यहाँ से जी आर ई स्क्वायर जी एम ई रख सकते हैं, तो जी एम ई की जगह हमने जी आर ई स्क्वायर रख दिया, आर ई से आर ई यहाँ से कैंसिल होगा एक, तो जी आर ई यहाँ से आ जाता है। जी 9.8 होता है, आर ई 6400 किलोमीटर होती है पृथ्वी की त्रिज्या। जब इसको रख के हल करते हैं तो लगभग जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आती है नियर अर्थ सरफेस वो 7.9 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड के आसपास आती है, या लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास की ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें अर्थ सरफेस के नज़दीक किसी सैटेलाइट को एक निश्चित कक्षा में घुमाना है तो उसको हमें इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम उसको नियर अर्थ सरफेस ना घुमा के कुछ हाइट पर रख देंगे तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ऐसे ऐसे ऑर्बिटल वेलोसिटी का मान भी कम होता जाएगा। तो क्योंकि इस फॉर्मूले पे हम देख रहे हैं कि जो एच अगर यहाँ पर ज़्यादा होगी तो ये वी वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी। मतलब ज़्यादा हाइट पे अगर हम उसको वेलोसिटी देते हैं तो हमें 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की जगह इससे कम हमें देनी पड़ेगी, तो वो अपनी निश्चित कक्षा में वहाँ पर घूम सकता है। तो ये क्वेश्चन हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये क्या है, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। जो सैटेलाइट जब घूमता है अपनी निश्चित कक्षा में तो उसके पास टोटल एनर्जी क्या होती है। तो टोटल एनर्जी वास्तव में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है जो हमने निकाली है अभी, जो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², इन दोनों के सम को हम टोटल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हम ये निकाल चुके हैं अभी पिछली हमने क्वेश्चन में देखा। और काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, 1/2 mv0 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये, तो यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी हम निकाल चुके थे, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को, तो कुछ रिजल्ट इस तरह से निकल के हमारे पास आएगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट जो भी अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। अगर नियर अर्थ सरफेस की बात करें तो ये हमारा एच की जगह 0 रख देंगे तो ये निकल के आएगा। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी जो नेगेटिव है वो यहाँ पर एक तरीके से बता रहा है कि जो हमारा सैटेलाइट है वो बाउंड है एक तरीके से अर्थ से जुड़ा हुआ है, एक बंधन को यहाँ पर ये बताता है। और अगर उसको अगर हम इसको टोटल एनर्जी अगर 0 हो जाए, टोटल एनर्जी 0 कब होगी, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि टोटल एनर्जी अगर 0 यहाँ से होगी तो अगर ये टोटल एनर्जी 0 हो जाती है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सैटेलाइट अनंत में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ। इसके बाद आती है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट क्या होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है कि ये जो नेगेटिव थी और इतनी ही अगर इसको पॉजिटिव मिल जाए तो टोटल एनर्जी यहाँ पर एक तरीके से 0 हो जाएगी। तो 0 होने का मतलब है कि वो बंधन से मुक्त हो गया, अब वो अनंत में चला जाएगा। तो ये जो कहलाती है, इतनी जो नेगेटिव थी इतनी ही पॉजिटिव जो कहलाती है वो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट कहलाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइए उसको देख लेते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एस्केप वेलोसिटी। जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, तो प्लायन वेग जिसको हम बोलते हैं, कि अगर हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ से हम किसी पिंड को ऊपर की तरफ को फेंकते हैं और वो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको ब्रेक करके बाहर चला जाए और पृथ्वी पे कभी वापस लौट के ना आए, तब ऐसे वेग को एस्केप वेलोसिटी या हम कहते हैं प्लायन वेग कहते हैं।
तो प्लान वेग के लिए ज़रूरी क्या है कि जो हम इससे पहले हम देखते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास थी वो ये आई थी, और जो टोटल एनर्जी की बात अगर इसकी हम करें तो टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी ये होगी उसकी 1/2 mv² माइनस पोटेंशियल एनर्जी ये थी। अब उसकी टोटल एनर्जी अगर जीरो होगी तो ही वो एस्केप करेगा, तो ही वो एक तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड को ब्रेक करके बाहर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो इसके बराबर हो जाए, इतनी ही काइनेटिक एनर्जी हम इसको और दे दें। तो एस्केप वेलोसिटी यहाँ पर हम रखेंगे और इसके बराबर इसको पुट करेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आएगा वो एक तरीके से एस्केप वेलोसिटी का वो आ जाएगा 2gme/re+h, यहाँ पर निकल के आता है। तो ये है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगर नियर अर्थ सरफेस की बात करें, अगर अर्थ सरफेस से किसी बॉडी को फेंका जाए तो फिर उसकी कितनी एस्केप वेलोसिटी आएगी, वो आएगी 2gme/re। और जीएमई की जगह हम, क्योंकि जी और स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध ये होता है, तो हम यहाँ से जीएमई की जगह GRE² रख सकते हैं। आर से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 2GRE यहाँ से निकल के आएगा। जी 9.8 होता है और एक तरीके से ये RE 6400 किलोमीटर होता है। जब यहाँ पर 2 भी है और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है। अगर नियर अर्थ सरफेस से किसी बॉडी को फेंका जाएगा तो इतनी वेलोसिटी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो एस्केप वेलोसिटी का भी कम मान एक तरीके से कम होता जाएगा। अगर हम ऊपर जाके हाइट से फेंकें तो कंपैरेटिवली हमें कम एस्केप वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यह एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आया। इससे पहले हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था, तो उन दोनों में रिलेशन ये आ जाएगा, क्योंकि √GRE एक तरीके से ऑर्बिटल वेलोसिटी थी, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, एस्केप वेलोसिटी बराबर √2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये एक्सप्रेशन है, दिस द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इस तरह से आप लोग ये चैप्टर को, इन वाले टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप में मैसेज कर दीजिएगा या फिर इसमें कमेंट करके बता दीजिएगा, तो देन वी कैन डिस्कस अगेन। तो आई होप सबको ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी, तो ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतने रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।